जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े अगेन थोड़े दिन कम कर दिया आप जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज चटपटा। नहीं कर रहा, हाँ, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउटरी कहते हैं लेकिन कि मैं नहीं, आपसे वॉट पूछूं, अबाउटरी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, अच्छा वॉट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इशूज, अब आप यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन अब मैं भी आपको फंड। यही कह सकता मैं हूँ। वही कह रही हूँ सुधीर जी। तो अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन। नहीं, दैट इज माई प्राइवेट स्पेस। लेकिन नहीं, क्योंकि आप आप एक नहीं मंत्री नहीं, हैं एक अलाउ मी। और एक मंत्री हाँ हाँ बिल्कुल, 250-300 रुपए टमाटर को मैं एक लेकर कितना मंत्री हूँ। हाँ, मैं सेंसिटिव है। वही कह रही हूँ, सेंसिटिव इश्यूज और पे ही क्या बोल वो रही हूँ सुधीर दर्शकों जी। को ये बताना मैं चाहता है कि सेंसिटिवली मैं ही भी बोल वही रही हूँ। जीवन जीती हूँ जो आप हाँ जीते हैं। बिल्कुल, मैं भी जीती हूँ ये जीवन। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि सरकार के प्रतिनिधि के तर्ज पर अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में आपने ही शायद कई विषयों पर बार बार चर्चा की है और उसमें हमने बताया है और कई मंडियों से लोगों ने कहा है कि अगर एक क्रॉप पैटर्न के ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव आया है तो सप्लाई चेन हमारी बंद नहीं है, क्रॉप पैटर्न की वजह से एक प्रभाव आया है। अभी आप देखेंगे तो कीमतें कम हुई हैं। तो अगर सिस्टमिक शॉक क्रॉप पैटर्न की वजह से आ रहा है, जैसे कि चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर एक निर्णय लिया गया, क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टमिक शॉक आएगा या किस प्रकार से आपके यहाँ पर उपज होगी उसके आधार पर। लेकिन सुधीर जी, हम एक आइसोलेशनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच में द्वंद्व चल रहा है, ग्लोबल कई सप्लाई चेन्स पर प्रहार हुआ है। इशू ये है कि आपकी सरकार आपको इन विषम परिस्थितियों में कैसे बचा के जितना संभव हो उतना रखे। फॉर इंस्टेंस, और मैं जेन्युइनली माफ़ी चाहूँगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। नहीं, वो लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैं आप आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई नहीं, आपत्ति नहीं। जब आप तक बात आती है तो फिर आप मैं आपत्ति करने बिल्कुल लगती तैयार हैं हूँ। और ये मेरी शालीनता है। नहीं बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। मैंने लेकिन आपकी शिकायत के आधार मैंने पर कहा ये ना, आपने लिख कर ये दिया। मैंने लिख के नहीं दिया, मैं ये वापस कह रही हूँ। नहीं नहीं, पर मेरा आपकी इसमें सिग्नेचर नहीं है आपका सुधीर नहीं है, जी, लेकिन वही कह रही आपके हूँ। तो बारे में आपके जो और शब्द आपके हैं, साथियों ने। मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द हैं वो गलत है। आपने लिख के दिया, मैंने लिख के नहीं दिया। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने मैं कहा वही तो ये कह रही हूँ आपको लेकर शिकायत की गई है। सुधीर जी, जब आप कह रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो शब्दों का चयन आपका गलत है, इसीलिए कह रही हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब मैं ये कहता हूं कि आपकी इस इंसिडेंट को लेकर शिकायत हुई लोकसभा मैं में दोबारा और कह आपके रही साथी हूँ, मैं दोबारा सांसदों कह ने। रही हूँ कि आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप मुझ पे लेके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं जवाब दे दूँ। पर देखिए, लेकिन इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि लोग भी जज करें कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपके घर में टमाटर की बात होती है, तो जी क्या ये एक निजी सवाल है? हाँ, क्या ये ऐसा सवाल है जिसको आप टीवी पर बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं इसलिए बताना चाहूँगी आप आपको टमाटर क्योंकि नहीं आप खाते? निजी सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं जिनसे ब्याही हूँ वो खेती करते हैं। अगर आपको निजी और पूछना है, वो खेती करते हैं, तो हमारे खेत में भी उगता है। तो आप ये बता सकती थी। वही मैं कह रही हूँ कि आप वो जानना चाहते हैं या सरकार की नीति जानना चाहते हैं? मैं दोनों जानना चाहता मैं हूँ। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम सरकार की नीति पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स के बारे में हमने बात की, हमने हेडविंड्स के बारे में बात की, रूस और यूक्रेन के बारे में बात की, और हाँ, इस बारे में भी बात की कि हम कैसे अपने ऑयल रिजर्व्स को संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी सुधीर जी कि साल 2009-10 का अगर आप पृष्ठभूमि निकाल लें तो पिछली सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स निकाले थे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के, वो भी बिल चुकाने के लिए हमारे पास छोड़ा गया है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता था कि फूड इन्फ्लेशन इस समय 39 महीनों में हाईएस्ट है।
जी जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रहा था आज से कोविड के समय में, तो हमने उसको कंट्रोल किया। जी अब पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है जी और हमारे देश में ऊपर हो रहा है, और वो भी फूड इन्फ्लेशन, जिससे कि आम आदमी प्रभावित होता है। क्या ये टेम्परेरी फेज है या ये ऐसा ही रहेगा? मैं दोबारा कहती हूँ, हमारे ही देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज हम हर महीने दिलवाते हैं। हमारे ही देश में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये हम लोग दिलवाते हैं। मात्र हमारे ही देश में 5 लाख रुपए की मुफ्त चिकित्सा की सुविधा हमारे ही देश में उपलब्ध है 50 करोड़ नागरिकों के लिए। हमारे ही देश में मात्र 6,000 रुपये गर्भवती महिला को मिल रहे हैं ताकि स्तनपान तक की अवस्था में उसको पैसा मिले उसके खाते में। हमारे ही देश में 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को घर बनाकर दिया गया है। हमारे ही देश में उन 3 करोड़ में से 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं जो अब घर की मालिक हैं। हमारे ही देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। हमारे ही देश में वैक्सीन जो है 220 करोड़ मुफ्त में उपलब्ध कराई गई हैं। और हमारे ही देश में टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। तो जब आप इतनी सारी सुविधाएं ट्रेजरी से दे रहे हैं, तब आपकी अपेक्षा ये भी है कि जो आगे से आपके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रभाव आ रहा है, जब सप्लाई चेन बहुत सारे विषयों में चोक्ड है, तो आप अपने बजट को, अपने तंत्र को कैसे बैलेंस करें, बल्कि साथ में वो 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन चलता रहे। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके अंदर आज भी जिंदा मैं है। लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ, और इसके तमाम उदाहरण हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूं। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूं। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।